हेलो गाइस, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। ठीक है, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे सेल एंड टिश्यू, रोज एंड विल्सन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो पढ़ा था अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल, है ना। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? जो बिल्कुल सेल के अंदर जो जो कंपोनेंट, जो जो पार्ट सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेनली जो पार्ट होते हैं जो अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन पढ़ेंगे राइबोसोम को पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में राइबोसोम को पढ़ेंगे। राइबोसोम के बाद में अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, साथ में अपन गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे। गोल्जी एपरेटस के बाद में अपन थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में देखेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। एंड लाइसोसोम के बाद में थोड़ा सा टच करेंगे अपन सेंट्रियोल को पढ़ेंगे। और देन फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक सबसे मेन ऑर्गन न्यूक्लियस, उसको पढ़ेंगे। मैं दोबारा आपको बता देना चाहता हूं, अपन इनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना आप नीट में पढ़ के आते हो। पहली बात तो ये एक्सक्लूड कर लेना कि कई बच्चे जब हम पढ़ाते हैं तो काफी एक्सपीरियंस होगा, बच्चे प्लांट सेल के बारे में पूछते हैं। अपन को प्लांट सेल से कोई मतलब नहीं है, अपन अब पढ़ेंगे ओनली एनिमल सेल के बारे में, और इनको अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यदि अपन इनमें ही पूरा 1 महीना खर्च कर देंगे तो अपन आगे सिस्टम को नहीं पढ़ पाएंगे। सिस्टम को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये अपन बस बेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके इतना ज्यादा काम आने वाले टॉपिक नहीं है। इनसे 1-2 एमसीक्यू फंसते हैं तो वो अपन उतना ही पढ़ेंगे जहां से एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर उतना डिटेल में जरूर जाएंगे जितना आपकी बुक रोज एंड विल्सन ने बता रखा है। रोज एंड विल्सन की एक भी लाइन को नहीं छोड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स बुक सारी कवर कर देंगे। क्योंकि बुक भी अपन इनको जो कवर करते हैं मेनली एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, है ना। यदि एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का मौका मिलेगा, वैसे अपने सब्जेक्ट नहीं होता एस्ट्रोलॉजी, तो वहां इनको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इतने ज्यादा नहीं है इसकी डिमांड। ठीक है, अपन जो पहला ऑर्गन पढ़ने वाले हैं वो आप सब देख लीजिए। पहला ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेल में कितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं। एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसका अपन देखते हैं। तो वो कैसे पता लगता है कि किसी भी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके नंबर उसके फिजियोलॉजिकल डिमांड पे डिपेंड करते हैं, कि वो कितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल डिमांड है उसको। एक्चुअली आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, जो आपको पता है एटीपी की फॉर्म में बनाता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, है ना। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के थ्रू सेल के लिए एनर्जी बनाता है। तो सेल को जो भी एनर्जी होती है वो कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। अब यदि कोई सेल, वो जितनी ज्यादा, किसी सेल को मान लो किसी सेल को बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए ना। तो किसी सेल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हार्ट, अपना एक तो क्या हार्ट, एक आप बात करो मसल सेल, इनमें बहुत हाई नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हाई माइटोकॉन्ड्रिया इनमें पाया जाता है। ठीक है, इन सेल में हाई माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जबकि आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। ये बात याद रखना, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने ये बताया कि किसी भी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो उस सेल की फिजियोलॉजिकल डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। यदि बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाएंगे। जबकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है उनका शेप कैसा होता है, क्या उनकी साइज होती है? तो मैं बता देता हूँ, ये होते हैं सॉसेज शेप होता है। देखो एक्चुअली मैं बता दूं कि जब से पहले एनसीईआरटी नहीं चली थी,
आप बुकों में लिखते थे सिलेंड्रिकल शेप, क्या लिखते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप होता है। लेकिन उसके बाद जब 11 12 छोटी क्लासों में एनसीईआरटी बुक आई है, उस एनसीईआरटी बुक ने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सॉसेज शेप होता है। अब सॉसेज क्या होता है वो समझो। सॉसेज होता है मीट, मीट होता है ना, तो ऐसे मीट में खाने का आता है, सॉसेज खाने का आता है, तो बिल्कुल बेलन जैसा होता है, सिलेंडर जैसा ही होता है ऐसा, ठीक है, मांस का टुकड़ा होता है सॉसेज है। आपको मैं हो सकता है मैं इमेज कैसे दिखाऊं सॉसेज की, तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा होता है। मैं एक मिनट आपको डाउनलोड करके दिखाई देता हूँ। तो मैं सॉसेज आपको दिखा देता हूँ, इमेज में दिखाता हूँ सॉसेज आपको, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है सॉसेज, आप देख रहे होगे। यदि मैं आपको सॉसेज दिखाऊं तो ये बिल्कुल एक बेलन जैसा है, आप देख रहे हो कि सॉसेज है वो बिल्कुल एक कैसा है, बेलन जैसा है, ठीक है, ये बिल्कुल एक बेलन जैसा दिखाई दे रहा है आपको। जैसे बेलन होता है ना, तो पहले इसको सिलेंड्रिकल शेप ही बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये बिल्कुल एक बिल्कुल सिलेंडर जैसा दिख रहा है। लेकिन आजकल इसको सॉसेज बोलने लगे हैं, मतलब कि ये आप कह सकते हो थिन होता है, तो थिक होता है, मोटा है ना, एंड राउंड होता है, एंड लॉन्ग भी बोल सकते हो, लंबा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है? सोसेज शेप होता है, मतलब मीट का टुकड़ा जैसा होता है, बिल्कुल ये सिलेंड्रिकल। यदि सोसेज नहीं दे रखा ऑप्शन में तो आप सिलेंडर बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको भी अच्छी तरह समझना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया है नॉट इजीली सीन। यदि आप एक सेल है सोसेज शेप, सॉरी, नॉट इजीली सीन अंडर माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप में इसको इतना इजीली नहीं देख पाते, है ना। तो इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? एक स्टेन चाहिए, एक कलर चाहिए, और उस स्टेन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। उस स्टेन का नाम जैसे नॉर्मल बोलते हैं JGB, ठीक है, उस स्टेन को बोला जाता है JGB। इसका नाम है जेनस ग्रीन बी, ठीक है। तो ये है, कई बार आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए किस स्टेन की जरूरत होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए JGB या जेनस ग्रीन बी स्टेन की हमको क्या होती है? नीड होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। देखो इसकी स्ट्रक्चर को आप समझ लोगे ना, आपके जो आने वाले आगे क्रेब्स साइकिल होता है, ये सब आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब कि एक मेम्ब्रेन तो होती है बाहर, एक तो मेम्ब्रेन है ये बाहर, और दूसरी मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी क्या होती है? फोल्डेड होती है। कैसी होती है? फोल्डेड होती है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है? फोल्डेड होती है, ठीक है। तो समझो जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें काफी सारे फोल्ड पाए जाते हैं, इन फोल्ड को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें काफी सारे फोल्ड होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्रिस्टी क्यों बोला जाता है, ये क्या बेनिफिट है इनका, है ना। और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? तो अपन ने बताया कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज वो बता रहा हूं कि जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, सॉरी, जो इनर कंपार्टमेंट है जो, ठीक है, इसमें कुछ जेल लाइक फ्लूइड पाया जाता है, और इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है? इस फ्लूइड को बोला जाता है आपके मैट्रिक्स। इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स, ओके।
ये बिल्कुल कोलोइडल जेल लाइक फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी मैट्रिक्स में आपका क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। अब एक फेमस पॉइंट और है, इस क्रिस्टी में एक यहाँ पे एक पंप लाइक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, पंप लाइक। ठीक है, इसमें इसको क्या बोला जाता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे अच्छी तरह समझ पाऊंगा, यहाँ पे पाया जा रहा है, क्रिस्टी में पाया जाता है मेनली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोल दो, या F0 F1 पार्टिकल इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली होता है कि जब एटीपी पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके दौरान एटीपी बनती है, पूरा प्रोसेस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सब कुछ हो गया, तब ये एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है, तो ये एटीपी में कन्वर्ट होती है, और वो काम कौन करता है, ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल करते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, जितने ज्यादा F0 F1 पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा एटीपी बनेगी ना। इसीलिए इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है वो एज ए फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। इसके बाद एक पॉइंट और है इसका, उसको समझो। ये कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें सेल्फ का डीएनए पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, खुद के आरएनए इसमें पाए जाते हैं, बेसिकली पाया जाता है आरआरएनए पाया जाता है, और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। जब किसी सेल के पास इतनी चीजें होती हैं कि उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास राइबोसोम है, मतलब कि खुद के प्रोटीन बनाने की उसके अंदर कैपेसिटी है, तो वो खुद का सर्वाइवल, सेल्फ सर्वाइवल भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन फुल्ली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, बट इतना है कि सेल यदि और सेल काम ना करे तो भी ये काफी हद तक अपना काम खुद कर सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, अब अपन यदि बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली क्या क्या काम होता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या काम होता है, तो उसको अपन और देख लेते हैं कि मेनली दो काम हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन या चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, उसकी वजह से क्या बनती है, एटीपी बनती है, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मेन काम हो गया, मैंने बताया था ना कि जब क्रेब्स साइकिल रेस है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही तो है, जिनके दौरान क्या बनती है, एटीपी बनती है। तो ये सब कहां चलता है, क्रेब्स साइकिल रे सब मैट्रिक्स में होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका भी आगे क्या होता है, डिवीजन होता है, और इसका डिवीजन होता है ना, वो फिजन डिवीजन होता है। फिजन डिवीजन आप सब जानते हो ना, बाइनरी फिजन होता है। तो इसी तरीके से ये एक डीएनए से दूसरा, सॉरी एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, तो इसके बीच में ऐसे खांच आएगी। ठीक है, ऐसे खांच आएगी और तब ये दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक, तो ये फिजन के मैकेनिज्म से इसका डिवीजन होता है। क्लियर ये बात। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, जिसका नाम है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसको एक बार आप रोज एंड विल्सन बुक से जरूर पढ़ो। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू करा देना, मेरा टारगेट है आपको जितनी भी स्टैंडर्ड बुक होती है वो सारी आपको रीड कराना। और ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है कि नर्सिंग में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है उनको लाइन टू लाइन आपको पढ़ा दूंगा, और जितने इनसे एमसीक्यू आ सकते हैं वो मैं आपको सारे एमसीक्यू करा दूंगा। मैंने अलॉट ऑफ
नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और अच्छी रैंक से मैंने सारे एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मैं अब भी सारे पेपर देखता हूँ। ठीक है, तो कि मेरा मेन जो टारगेट है वो ये है कि मैं ये ना हो कि आप 4 साल बाद आप थ्योरी बुक पढ़ रहे हो, सॉरी वो बुक पढ़ रहे हो कंपटीशन वाला, और जो क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ के आप एग्जाम निकाल रहे हो। मैं आपको एक एक डिटेल में सारे लाइन टू लाइन बताना चाहता हूँ कि पेपर जो कंपटीशन का बनता है वो बहुत इजी बनता है, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो ये बहुत अप लेवल की कराना चाहता हूँ कि आपको उस टाइम डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े। ठीक है, अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइबोसोम। तो समझो राइबोसोम की पहली बार तो डिस्कवरी किसने की थी, तो ये भी पता होना चाहिए जॉर्ज पैलेट ने की थी। वैसे ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, लेकिन मुझे एक तो कैमिलो गोल्जी और पैलेट का नाम बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ये दोनों नाम याद होते हैं कि जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि राइबोसोम में, कि पहली बात तो ये समझो कि राइबोसोम होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप का राइबोसोम होता है, एक तो होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। समझो, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अब जो 70S राइबोसोम है इसकी भी दो सब यूनिट होती हैं, एक 50S और एक 30S। ठीक है, देखिए 80S है इसकी भी दो सब यूनिट होती हैं, एक तो 60S और दूसरी होती है 40S। कभी इनको टोटल मत करना कि ये टोटल तो 100 हो रहा है, क्योंकि होता 80 है, ये टोटल नहीं होता। पहली बात तो समझो कि यहाँ पे S क्या होता है, यहाँ पे S क्या है, S है यहाँ पे सैडबर्ग यूनिट। क्या होती है, सैडबर्ग यूनिट। सैडबर्ग यूनिट एक तरीके से दिखाती है आपको सेडिमेंटेशन रेट, या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को बताता है। सेडिमेंटेशन मतलब जानते हो कि कितनी जल्दी वो जमीन पे बैठ रहा है, कितनी जल्दी वो बॉटम पे सेडिमेंट हो रहा है, मतलब कि वो बॉटम पे आ रहा है। ठीक है, या इनडायरेक्टली आप बता सकते हो कि ये इसका बताती है वेट एंड मास को बताती है ना, इसका वेट या डेंसिटी को बताना चाहता है। वैसे कोई पूछे कि एस क्या होता है, तो एस होता है सैडबर्ग यूनिट होता है। ठीक है, अब एक्चुअली 70S कहां कहां पाया जाता है, 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, देखिए बैक्टीरिया हो गए इनमें पाया जाता है। ठीक है, या आपके जो डीएनए मैंने बताया, सॉरी मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी 70S पाया जाता है। जबकि जब जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है, नॉर्मल अपनी ह्यूमन बॉडी की सेल होती है, उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब सुनो, राइबोसोम अपनी बॉडी में पाए जाने वाला स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, राइबोसोम अपनी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। दूसरा ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इसके ऊपर, है ना, तो ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है जो स्मॉलेस्ट होता है। दूसरी बात नेक्स्ट, इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। मतलब कि ये ही होता है जो कि अपनी बॉडी में, अपनी सेल में प्रोटीन बनाता है। तो वो कौन बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है इसलिए इसको इंजन भी बोला जाता है, इंजन ऑफ सेल भी बोला जाता है। प्रोटीन ऑफ सेल तो बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, साथ में इंजन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम दिया जाता है ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेल ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल। आपको पता है ना कि राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में भी पाया जाता है। तो ये सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। एक तरीके से देखो, ये भी कई बुकों में लिखा आता है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको एक लाइन और कई बुकों में देखने को मिलेगी कि जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम कंपोज ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का मिलकर कैसे बना होता है। तो ये सुनो, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज करो इसकी दो सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट ये और दूसरी सब यूनिट ये होती है। ठीक है, मान लो मैं 80S राइबोसोम की बात कर रहा हूँ, तो ये 60S, लार्ज सब यूनिट 60S होगी एंड छोटी सब यूनिट 40S वाली ये होगी। ठीक है, तो दो सब यूनिट होती है। इनके अंदर, इसके अंदर यहाँ पे पाया जाता है आरएनए, ये आरएनए होता है जिसको अपन बोलते हैं टीआरएनए। कौन सा आरएनए होता है, टीआरएनए।
ट्रांजिशनल आरएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे बड़ा आरएनए भी पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं अपन एम आरएनए। तीन तरह के आरएनए होते हैं ना, ये एम आरएनए हो गया, ये टी आरएनए हो गया, और जिससे ये बना है, जिससे राइबोसोम बना है, ये वाला पार्ट, ये भी आरएनए से मिलकर ही बना होता है, और इसको हम बोलते हैं आर आरएनए। क्या बोलते हैं? आर आरएनए। तो आपको पता लग गया ना किससे मिलकर बना होता है? आरएनए से मिलकर बना होता है। अब अपन जैसे जेनेटिक्स आप पढ़ोगे तो आप पता होगा कि यहाँ पे कुछ क्या होती है, कोडिंग होती है, यहाँ पे कोडिंग होती है, यहाँ पे कोडिंग होती है, और ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म होता है जिससे कि ये आरएनए है, ये आरएनए यहाँ पे क्या बनाने लग जाता है? एमिनो एसिड बनाने लगता है, मतलब कि ये प्रोटीन बनाने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आरएनए है, उस आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। इसलिए ही राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। और इस मैकेनिज्म को आपको जानते पता है, तो इस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। जेनेटिक में अपन इस ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक पॉइंट और याद रखना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो सब यूनिट है, जैसे मैंने बताया कि अपने पास जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, जिसकी दो सब यूनिट होती है, एक तो 60S होता है, एक 40S होता है। ठीक है, मतलब ये मान लो 60S है, ये 40S है, तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है ना, जोड़ने का काम करता है ये, तो ये करता है मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। और इस मैग्नीशियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 0.001, एटलीस्ट इससे इतनी तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। तो अपन ने ऐसे पढ़ा राइबोसोम को, जिसमें अपन ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा कि राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने की थी, और दो तरह का राइबोसोम होता है, एक 70S, एक 80S। 70S है वो आपको किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जबकि 80S नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में 80S पाया जाता है। इन सबकी दो दो यूनिट होती हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सबसे छोटा है, मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। कैसे करता है? मैंने कहा ट्रांसलेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है। इन दोनों यूनिट को जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, कैसे प्रोटीन बनाता है, उसको अपन ने इस डायग्राम के थ्रू समझा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मेरे हिसाब से अब अपने पास पेज नहीं बचा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सपोज करो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली तीन सेल ऑर्गेनेल आते हैं, जिसमें सबसे मेन आता है वो होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस आता है, एंड गोल्जी एपरेटस के बाद में जो मेन आता है वो होता है लाइसोसोम होता है। तो अपन इन तीनों को अपन वन बाय वन इनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या होता है ये, इसको समझो। सॉरी, सपोज करो ये एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये सपोज करो, है ना। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपने पास मेम्ब्रेन कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है जो कि इसको और जो न्यूक्लियस है और जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ऐसे एक रेटिकुलम टाइप में पाया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से लेके मेम्ब्रेन तक पाई जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? मेनली ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर होता है, उनसे मिलकर बनी होती है। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक पाई जाती है सिस्टर्नी, एक पाई जाती है सिस्टर्नी, दूसरा पाया जाता है वेसिकल, और तीसरा पाया जाता है ट्यूबुलर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी बुक में जो डायग्राम देखोगे उसमें आपको इनको बताऊंगा कि ट्यूबुलर मेनली पाया जाता है वो सार्कोप्लाज्मिक, सॉरी, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें मेनली ट्यूबुलर पाया जाता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
उसमें सिस्टर्नी पाई जाती है। और इनके बीच में जो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो वेसिकल, एक राउंड ओवल पैकेट की फॉर्म में, पैकेट, एक ओवल पैकेट होते हैं, उनमें ये बंद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवल से पैकेट को वेसिकल बोलते हैं। तो मैंने आपको जनरली बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहला सिस्टर्नी होता है, बिल्कुल एक फ्लैट स्टैक्स होते हैं, स्टैक्स मतलब कि एक सिक्के का जैसे वो अरेंजमेंट होता है वैसे होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, जो मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। देखिए ट्यूबुलर होता है, वो मेनली स्मूथ वाला पार्ट बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसके बाद वेसिकल होते हैं, जो कि ओवल शेप पैकेट होते हैं। अब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो पूरे साइटोप्लाज्म को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो पूरे साइटोप्लाज्म को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल बोलते हैं। और जो बाहर है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो याद रखना, ये पूरे साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में। क्लियर हुई इतनी बात? अब समझो, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि मैंने बताया कि 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या अंतर है। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अपन देखते हैं। मुझे को लगता है नया पेज लेना पड़ेगा अपन को, 1 मिनट। तो अपन ने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप की है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सतह खुरदरी होती है, रफ सरफेस होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब जहां भी राइबोसोम है, तो राइबोसोम को तो क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब कि ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो मेनली क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बनता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाए जाते। इस पे राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाए जाते। बिकॉज ऑफ कि यहाँ राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे प्रोटीन भी नहीं बनता। लेकिन प्रोटीन नहीं बनता, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिपिड बनता है। तो मतलब कि ये क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस करेगा, साथ में कुछ जो ड्रग्स होती हैं, अपन काफी सारी दवा ले रहे हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है कि मान लो आपने जहरीली दवा ले ली, तो उसका जहरीला इफेक्ट है, उसका टॉक्सिसिटी इफेक्ट को कम करना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाया जाता, और वो लिपिड, स्टेरॉइड और डिटॉक्सिफिकेशन करता है कुछ ड्रगों का। ये काम होता है स्मूथ का। जबकि रफ क्या करता है? उस पे राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होता है। इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ये बात समझना कि ये क्या होता है? न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप को ना करके वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करता है? कंटिन्यू करता है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। नहीं आ गया, इसका मतलब समझाता हूं मैं कैसे। सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? शुरू में जो क्या होता है, इस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट कहां से हुई है? ये हुई है कहां से? न्यूक्लियर एनवेलप से। तो इसलिए मैंने कहा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर एनवेलप को कंटिन्यू करता है। जबकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सपोज करो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो यहां से कंटिन्यू करेगा। मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से कंटिन्यू होती है? वो होगी आपके कहां से?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब कि न्यूक्लियस से पहले क्या बनती है, रफ बनती है, फिर रफ से क्या बनता है, सार्को मैं बोल रहा हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। ठीक है, यहां से क्या बनेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। इसके बाद एक बात हो रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली किससे बनती है, सिस्टर्नी से बनती है, सिस्टर्नी स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो स्मूथ है वो किससे बनती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बनती है। क्लियर, इसमें जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ट्यूबुलर होती है। तो इस तरह से अपन ने राइबोसोम को कंप्लीट करा। राइबोसोम में अपन ने पढ़ा, राइबोसोम के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रेटिकुलम में अपन ने पहले पढ़ा था कि जो इसमें मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी होता है, ट्यूबुलर होता है और वेसिकल होती है। ठीक है, जो सिस्टर्नी मेनली रफ में पाई जाती है और स्मूथ में क्या पाया जाता है, आपके ट्यूबुलर पाया जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो न्यूक्लियर एनवेलप को कंटिन्यू करती है, जबकि स्मूथ होता है वो रफ को कंटिन्यू करता है। ठीक है, रफ पे राइबोसोम पाए जाते हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जबकि स्मूथ पे क्या पाए जाते हैं, लिपिड, स्टेरॉइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है कुछ ड्रगों का, ये इसका मेनली काम होता है। तो इस तरह अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास अपन कुछ सेल ऑर्गेनेल और बचेंगे, जैसे न्यूक्लियस बचा है, गोल्जी बच रहा है और लाइसोसोम बचा है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मेरा मानना, आप ये मत सोचना कि बहुत कम पढ़ा रखा है, ये बहुत सफिशिएंट है आपकी बुक के हिसाब से, है ना। आप इसके बाद में एक बार जरूर, मैं जो मेरी क्लास लेते हो उसके बाद में जरूर आप एक बार, है ना, उसको रीड करा करो। रोज एंड विल्सन बहुत बड़ी बुक मानी जाती है अपने नर्सिंग में, एनाटॉमी के लिए बहुत बड़ी बुक मानी जाती है। ठीक है, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ओके।